Just a second. Yeah. Let's get started with section number 60. Section number 60 से शुरू करते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये. Let's start. सेक्शन 60 क्या बोलता है? यहाँ पे कुछ हल्की फुल्की नोट मेकिंग रहेगी आज, तो इसका ध्यान रखिएगा. States in every case in which an offender is punishable with imprisonment, which may be of either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or that such imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest be simple. यानी कि जब भी कोई इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस पास करेगी कोई कोर्ट, तो हमेशा उस सेंटेंस को पास करते वक्त उस कोर्ट को ये मेंशन करना होगा कि ये जो इम्प्रिजनमेंट होगी, ये इम्प्रिजनमेंट कैसे नेचर की होगी. नाउ दिस इम्प्रिजनमेंट कैन बी आइदर होनली रिगरस और होनली सिंपल. मतलब पूरी की पूरी जो इम्प्रिजनमेंट है, या तो वो पूरी की पूरी रिगरस सश्रम हो सकती है या फिर साधारण हो सकती है. डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पे, डिपेंड करता है कोर्ट पे. साथ ही साथ पार्शियली भी हो सकती है, पार्ट में भी हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक पोर्शन जो है पनिशमेंट का वो रिगरस होगा, इम्प्रिजनमेंट का कुछ एक पोर्शन रिगरस होगा और कुछ एक पोर्शन होगा जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट में आएगा. ठीक. सो सेक्शन नंबर 60 बेसिकली लेज डाउन अ वेरी जेनेरिक रूल that when a particular person is actually given a punishment, तो उस punishment को देते वक्त उस व्यक्ति को कोर्ट ये चीज स्पेसिफाई कर देगी कि आपकी imprisonment या आपका जो कारावास है वो कितने समय का होगा, या कितने समय का होगा. इसके साथ साथ ये भी स्पेसिफाई कर देंगे कि वो कारावास का प्रकार कैसा होगा. अब वो रिगरस होगा, सिंपल होगा, आधा रिगरस आधा सिंपल, या जैसे भी जिस भी प्रपोर्शन में रखना है वो कोर्ट स्पेसिफाई कर सकती है. सो सेक्शन नंबर 60 इज वेरी टू द पॉइंट. यू डोंट नीड टू गेट इनटू मच डिटेल्स ऑफ इट. इट इज अ जनरल रूल. फिर हम लोग आ जाते हैं दूसरे जनरल रूल की तरफ, दैट इज सेक्शन नंबर 63. बीच में आप लोगों का 61 और 62 जो है वो रिपील चलते हैं. 1921 के अमेंडमेंट से उनको रिपील कर दिया गया था. सीधे आते हैं सेक्शन नंबर 63 की तरफ. नाउ हैविंग अ लुक एट इट, सेक्शन 63 क्या बताता है भाई? Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive. ठीक है भाई, बहुत बेसिक सी एक बात है कि अगर कभी भी फाइन पे करवाया जा रहा है किसी व्यक्ति से, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से अगर फाइन पे करवाया जा रहा है, तो फाइन अगर मान लो कहीं पे दिया हुआ है कि भाई 50 रुपए तक का फाइन है या 1000 रुपए तक का फाइन है या 500 रुपए तक का फाइन है, जहाँ पे फाइन प्रोवाइडेड है वहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं. लेकिन अगर कहीं पे सिर्फ शब्द लिखा है फाइन, देयर इज नो अमाउंट स्पेसिफाइड अलोंग विद दैट, तो इट इज the responsibility of the court to take all the circumstances, all the factors into consideration before deciding कि भाई इस व्यक्ति पे कितना जुर्माना लगाया जाएगा. अब आप मुझे बताएं, आप खुद को जज माने और आप बताएं कि अगर आप जज हो और आपको किसी भी व्यक्ति पे जुर्माना लगाना है, फाइन लगाना है, तो आप किन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे? What will be the factors which will be considered by you before actually making him liable for a certain kind of fine? What would it be? 70 कैसा भी हो सकता है, ठीक है. अरे बीच में ये इसने तारीफ की थी अजरा ने, सर आपकी क्लास इतनी अच्छे से स्टार्ट होती है कि सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. थैंक यू. बस उसी बात की सैलरी है और तो क्या ही, बाकी तो सबसे नहीं पढ़ाते. ठीक. सो यस, द फैक्ट इज सिंपल. फाइनेंशियल स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, दैट्स ट्रू. क्राइम डन, फाइनेंशियल स्टेटस, एबिलिटी टू पे, यस, लॉस के अकॉर्डिंग, परफेक्ट टाइप ऑफ ऑफेंस, परफेक्ट, प्रोविजनल, ठीक है, करेक्ट, डिग्री ऑफ ऑफेंस, ठीक है, प्रोविजनल, ठीक है, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हेन यू कंसीडर, ठीक है, व्हेन यू कंसीडर, आई शाबाश, शिवानी ने फोटो कॉपी ही करवा ली, मस्त लग रही है फोटो कॉपी, पूरी किताब ही लग रही है. थैंक यू सो मच, अच्छी लग रही है शिवानी. जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को देख लेना, तो ठीक, बहुत आगे आ गए अपन लोग, अच्छी बात. ठीक, चल अब आगे चलते. नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉइंट, लिख लीजिए, जस्ट राइट डाउन, देयर इज अ केस ऑन दिस, अमाउंट ऑफ फाइन से रिलेटेड देयर इज अ केस, लिख लें इसको. हाँ, अगर ऑफेंस के सेक्शन में दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो क्या करें. सो लिख लें, द केस इज सेबेस्टियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सेबेस्टियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. वही जो बातें आप बता रहे हैं वो चीज एपेक्स कोर्ट ने होल्ड की थी इन द केस ऑफ सेबेस्टियन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. जस्ट राइट दिस डाउन. Financial capacity of the
accused, financial capacity of the accused, enormity of the offense, enormity मतलब magnitude, degree, enormity, degree या magnitude of the offense, and extent of the damage caused, and extent of the damage caused, extent of the damage caused to the victim of the offenses, to the victim of offenses. आगे मैं हिंदी के नोट्स ऑलरेडी पूरे फुल फ्लेजेड डिटेल हिंदी के जो नोट्स है ना वो आप लोगों को ग्रुप पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चे, नीड नॉट वरी अबाउट इट। मैं डिक्टेशंस क्लास में देता हूं, आप समझते सारा चले, नोट्स आपको पूरे एग्जॉस्टिव मिल रहे हैं ग्रुप पे, ठीक। गुड इवनिंग श्री विद्या। And extent of damage caused to the victim of the offense, etc., are relevant considerations in fixing up the amount caused to the victim, damage caused to the victim of the offense, etc., are relevant considerations in the fixing of the amount, in the fixing of the amount. लिख ले स्टार बना के छोटा सा पॉइंट, victim of the offenses etc. are relevant considerations for fixing up the amount या in fixing up the amount. स्टार बना के एक पॉइंट लिख लीजिए। Where a substantial term of imprisonment is inflicted, where a substantial term of imprisonment is inflicted, 63 है बेटा, is inflicted, an excessive fine should not be imposed, an excessive fine should not be imposed except in exceptional cases, except in exceptional cases. This is the dash डाल के लिखना, इसके बाद dash डाल देना, except in exceptional cases dash. This is the general rule, this is the general rule for imposition of fine, general rule for imposition of fine, which is followed by the judiciary, which is followed by the judiciary. आरडी कोई लिंक नहीं है, आपको देखो यहाँ पे रक्षा ने लिखा भी है, टेलीग्राम पे जाइएगा @team_DSU, इस पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। फेयर इनफ, सो दैट इज द पॉइंट। सो दिस इज द जनरल रूल कि भाई जहां पे सब्सटैंशियल सेंटेंस ऑलरेडी दिया जा चुका है तो फाइन लगाओ, लेकिन फाइन बहुत एक्सेसिव मत लगाओ, दैट्स द पॉइंट। अब देखिए, चाहे कोई भी मामला हो जहां पे फाइन का अमाउंट अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो फाइन 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक, या 1 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। बट ध्यान बस इतना रखना है कि भाई आपको ये देखना है कि आप फाइन लगाओ, लेकिन ये तो देखो कि सामने वाले को नुकसान कितना हुआ है, ये तो देखो कि ऑफेंस कितना बड़ा है, और ये भी देखो कि क्या आपका फाइन चुकाने के चक्कर में कहीं जो व्यक्ति ऑफेंडर है, कॉन्विक्ट है, कहीं वो रास्ते पे तो ना आ जाए, ये पॉइंट है, ठीक, ये रूल है। ओके, मनीषा रिद्धि ने लिख दिया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स सेक्शन नंबर 64 पे चलते हैं। क्या बोलता है? इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। अच्छा, 64 को पढ़ने से पहले मैं एक आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं ताकि वो एक आइडिया आप ले लो कि ये वर्कआउट कैसे करता है। देखिए, जब भी आप फाइन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाई करते हैं तो दो चीजें, दो एस्पेक्ट्स आपको समझना जरूरी है। पहला एस्पेक्ट है सेंटेंस का, ठीक है, चाहे तो इसे रनिंग नोट्स के फॉर्मेट में अपनी नोटबुक में लिख लें। सेंटेंस हमेशा दो टाइप का होता है, सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, आपका जो सेंटेंस है वो सब्सटैंटिव सेंटेंस होगा। सब्सटैंटिव यानी कि लॉ क्या बोलता है, ठीक
अगर मान लीजिए लॉ है, कोई प्रोविजन है, कोई प्रावधान है, वो कह रहा है कि इस मामले में 3 साल तक की सजा होनी चाहिए, या इस मामले में 7 साल तक की सजा होनी चाहिए, 1 साल तक की सजा होनी चाहिए, ये एक सब्सटैंटिव सेंटेंस कहा जाता है। एक ऐसा सेंटेंस जो कि लॉ आपको खुद बता रहा है। गुड इवनिंग संतोष। लॉ विधि आपको आईपीसी खुद बता रहा है, कोई भी क्रिमिनल लॉ खुद बता रहा है कि भैया यहाँ पे इतनी ही सजा हो सकती है, मैक्सिमम पनिशमेंट इतनी ही होगी, कुछ केसेस में मिनिमम भी बताता है। ठीक, ये होता है सब्सटैंटिव सेंटेंस। मतलब ऑफेंस करने के बदले कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से आपको जितने समय के लिए जेल भेज सकता है, वो सब्सटैंटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं डिफॉल्ट सेंटेंस। अब डिफॉल्ट सेंटेंस के बारे में मैं आप लोग को कुछ बातें बताऊं। पहले तो डिफॉल्ट सेंटेंस जो होता है, इट इज नोवेयर प्रिस्क्राइब्ड। इसके बारे में आप लोग लिख सकते हो दैट इट इज नोवेयर प्रिस्क्राइब्ड। ये कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि कहीं पे बताया गया हो कि डिफॉल्ट सेंटेंस इतना होगा, 2 साल का होगा, 4 साल का होगा, 10 साल का होगा, 50 साल का होगा। इट इज नोवेयर प्रोवाइडेड। सो डिफॉल्ट सेंटेंस कभी भी स्टैट्यूट में या किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में, किसी भी वैधानिक प्रावधान में आपको कभी भी डिफॉल्ट सेंटेंस नहीं मिलता। डिफॉल्ट सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कोर्ट के डिस्क्रिशन पे बेस्ड होता है। डिफॉल्ट सेंटेंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अच्छा, डिफॉल्ट सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए आपने सब्सटैंटिव सेंटेंस काट लिया, कि आपको सब्सटैंटिव सेंटेंस हुआ, किसी व्यक्ति को 3 साल की सजा हुई, तो ये तो सब्सटैंटिव सेंटेंस हो गया, लेकिन साथ में हुआ है उसे 5,000 रुपए का जुर्माना। ठीक, 5,000 रुपए का उस व्यक्ति को क्या हुआ है, जुर्माना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मान लो अगर वो व्यक्ति 5,000 रुपए पे करने में डिफॉल्ट कर जाए, इसीलिए हम इसको डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक, अगर वो व्यक्ति 5,000 रुपए पे करने में डिफॉल्ट कर जाए तो हम उसको एक और फर्दर सेंटेंस दे देंगे, जो कि कितने भी ड्यूरेशन का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस। वो एक्स्ट्रा ड्यूरेशन हम उस व्यक्ति को रख सकते हैं, कहां पे, जेल। हाँ, 30 और 31 जो है सीआरपीसी के, वो इसी से डील करते हैं। ठीक, ये होता है डिफॉल्ट सेंटेंस। तो डिफॉल्ट सेंटेंस को डिफॉल्ट सेंटेंस क्यों बोलते हो, क्योंकि ये फाइन के पेमेंट के डिफॉल्ट की वजह से आता है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर जैसे उसको जेल हुई और कुछ जुर्माना हुआ, अगर उसने तुरंत जुर्माना पे कर दिया, क्या उसे डिफॉल्ट सेंटेंस में जेल में रहना पड़ेगा? विल दैट पर्सन हैव टू लिव एज पर डिफॉल्ट सेंटेंस इन द जेल? डिफॉल्ट सेंटेंस वर्क कैसे करता है कि भाई देखो, तुम्हें 3 साल की सजा दे रहे हैं और 5,000 रुपए का जुर्माना लगा है। अगर तुमने ये 5,000 का जुर्माना नहीं पूरा किया तो तुम्हें टोटल 3 साल प्लस 2 महीना और कहां रहना पड़ेगा, मोटा मोटा प्लस तुम्हें 2 महीना और रहना पड़ेगा जेल में। ये होता है डिफॉल्ट सेंटेंस। तो ये आपका सब्सटैंटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका डिफॉल्ट सेंटेंस। वेरी सिंपल। ठीक, अच्छा, जब डिफॉल्ट सेंटेंस की आप बात करो तो सबसे पहला सवाल उठता है कि भैया डिफॉल्ट सेंटेंस का पर्पस क्या है? व्हाट डू यू थिंक डिफॉल्ट सेंटेंस का पर्पस क्या होगा, नीड क्या होगी? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफॉल्ट सेंटेंस? क्यों डिफॉल्ट सेंटेंस क्यों लगाया जाता है? कोई रीजन होगा, ऐसे बिना वजह के डिफॉल्ट सेंटेंस क्यों दे रहे हो? और डिफॉल्ट सेंटेंस तो डिस्क्रिशन है, यानी लेजिस्लेचर तो बोल भी नहीं रहा है डिफॉल्ट सेंटेंस देने को, फिर क्या? ना ना, पहले डिसाइड नहीं रहता। देखो, डिफॉल्ट सेंटेंस जो होता है वो पहले डिसाइड होता है, एज इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस डिसाइड होता है। ठीक, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइडेड नहीं होता, वो तब डिसाइड होगा जब आप डिफॉल्ट करो। दिव्या, ठीक, टू कंपेल टू पे, टू कंपेल पेमेंट ऑफ फाइन, टू कंपेल हिम टू पे, कोर्ट के सेंटेंस की अवज्ञा करने, अच्छा, आज्ञा पूरी करने के लिए, ठीक है, फॉर पेमेंट। यस भाई, एक बात सोचो, जो बंदा 3 साल के लिए जेल जा रहा है, 5 साल के लिए, 7 साल के लिए जेल जा रहा है, आप उस व्यक्ति पे अगर फाइन लगाओ तो पूरी चांसेस हैं कि अगर उसको फाइन पे करने के बदले में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, तो वो बोलेगा नहीं देता मैं फाइन, तुझे जो करना है कर ले, जाओ। इजंट दैट ऑब्वियस? भाई वो बंदा 3 साल के लिए जेल जा रहा है, ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, अब वो बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो फाइन भी नहीं देता, तुम जब जेल भेज रहे हो तो जेल ही भेज दो मेरे को, मैं तो फाइन नहीं दूंगा। आप उसके मन में डर कैसे पैदा करोगे? हाउ विल यू कंपेल दैट पर्सन टू पे दैट अमाउंट ऑफ फाइन? आप उसको बोलोगे भाई साहब 3 साल है, ठीक, लेकिन अगर फाइन नहीं पे करोगे तो 2 महीना और रुकना पड़ेगा, या 4 महीना और रुकना पड़ेगा, या पता चला 1 साल और रुकना पड़ेगा। मतलब 3 साल की पनिशमेंट 3.5 साल की हो जाएगी, 4 साल की हो जाएगी। अब बच्चा क्या करेगा? डरेगा। बस यहाँ पे यही पूरा खेल है। क्या कि भाई आपको ये बोल दिया जाए कि आपकी जो डिफॉल्ट सेंटेंस होगी ना, वो हमेशा कैसी होती है? एडिशनल होती है। इट रन्स consecutively with the substantive sentence। consecutively का मतलब एक के बाद एक, पहले सब्सटैंटिव पूरी होगी उसके बाद डिफॉल्ट रन करेगी। ये कभी साथ में रन नहीं करते, कॉन्करेंटली रन नहीं करते। ठीक, ये है पॉइंट। ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई डिफॉल्ट सेंटेंस दिया जाता है, और दैट इज द रीजन व्हाई डिफॉल्ट सेंटेंस कैसा होता है? कोर्ट के डिस्क्रिशन पे बेस्ड होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जुर्माना देने से भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता। ये नहीं हो सकता कि मैं तो जुर्माना देता ही नहीं, आपको जो करना है करो। ठीक,
कंप्लायंस के लिए का मतलब होता है कि आप फॉलो करो। अगर आप पे जुर्माना लगाया गया है तो आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा, दैट इज इट। ये रीजन है कि हम डिफॉल्ट सेंटेंस को फॉलो करते हैं। अच्छा, रिमेंबर दिस, डिफॉल्ट सेंटेंस का ड्यूरेशन पहले से ही प्रोवाइडेड होता है। कोर्ट ऑफ लॉ जब आप जजमेंट राइटिंग करेंगे, तो जजमेंट राइटिंग जिन लोगों ने क्लासेस अटेंड की है, अनुभूति कृति वगैरह ने, उनको मालूम है कि जब हम जजमेंट राइटिंग करते हैं तो सेंटेंस लिखते हैं। उस व्यक्ति को हमने दिया सेंटेंस, ठीक, तो सेंटेंस मान लो दिया 5 साल का, तो सेंटेंस लिखा, फाइन कितना है तो फाइन लिख दिया 10,000 रुपए, और उसके साथ में हम लोग लिखते हैं डिफॉल्ट सेंटेंस। ठीक है, डिफॉल्ट सेंटेंस, तो डिफॉल्ट सेंटेंस कितना, वही प्रोपोर्शनेटली लिख देते हैं, मान लो 9 महीने या 6 महीने। ठीक, ये होता है डिफॉल्ट सेंटेंस। ऐसे करके आपकी जजमेंट लिखी जाती है। तो 5 साल 10,000 रुपए, ये दोनों करने पड़ेंगे। अगर 10,000 रुपए नहीं दिए तो तुम्हें 9 महीने के लिए, या फिर जितना भी होता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने जितना भी है, उतना तुम्हें एक्स्ट्रा जेल में काटना पड़ेगा। ये है डिफॉल्ट सेंटेंस का। ठीक, तो रिमेंबर दिस पॉइंट कि डिफॉल्ट सेंटेंस ये और सब्सटैंटिव सेंटेंस ये होता है। आ रहे फ्रैक्शनिंग की जरूरत पड़ेगी रोहित, फ्रैक्शनिंग की जरूरत पड़ेगी, उसी के हिसाब से चलता है। अभी आगे अपन देखेंगे उन मामलों को। ठीक, समझ जाओ। गुड इवनिंग सुचिता, अभी देखना। ठीक, ये पॉइंट है डिफॉल्ट सेंटेंस का। अच्छा, इसके बाद हमें सेक्शन रीड करने से पहले एक दिमाग में क्लैरिटी रखनी है कि ऑफेंस कितने टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरली ऑफेंस कितने टाइप के होते हैं? तो एक तो टाइप होता है जिसमें इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन होता है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। दूसरा होता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन, ये अथवा ये। ठीक, और तीसरा होता है सिर्फ फाइन। ओके, थर्ड वन इज ओनली फाइन। अच्छा, आप लोगों को ये बता दूं कि जो सेक्शन नंबर 64 है आपका, सेक्शन नंबर 64 ब्रॉडली मोटा मोटा, और सेक्शन नंबर 65 ये डील करते हैं पहली 2 कैटेगरी से। तीसरा भी आता है, लेकिन ये डील करते हैं पहली 2 कैटेगरी से। ठीक, 64 में आपको तीसरी कैटेगरी भी दिखती है। आपको इसका जो आंसर है वो मिलता है 67 में, ये ध्यान रखिए। ठीक, तो जब हम लोग 64 को रीड करते हैं, मेंशनिंग उसमें तीनों की है। ऐसा मामला जो कि कारावास और जुर्माना दोनों से पनिशेबल है, कारावास या जुर्माना इससे पनिशेबल है, और सिर्फ जुर्माना, ठीक, इससे पनिशेबल है। ओनली इंप्रिजनमेंट जैसा कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसमें सिर्फ इंप्रिजनमेंट हो, आपको फाइन हमेशा मिलता है। ठीक, रिमेंबर दिस पॉइंट। सो हमने 2 रूल समझ लिए, एक तो ये वाला रूल और दूसरा ये वाला रूल। ठीक, फाइन और कॉम्पनसेशन का क्या रिलेशनशिप है बेटा रोहित, इस पे अपन प्रॉपर नोट मेकिंग करेंगे। वील हैव नोट मेकिंग ऑन दिस कि फाइन और कॉम्पनसेशन इसका क्या कनेक्शन है, कनेक्टिविटी क्या है। ठीक, तो यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद जब हम रीड करेंगे तब आपको चीजें समझ में, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यहां तक तो क्लियर। ठीक, सेकंड मतलब इंप्रिजनमेंट दे दो या फाइन दे दो। इधर है इंप्रिजनमेंट देना पड़ेगा और फाइन भी देना पड़ेगा, इधर है इंप्रिजनमेंट दे दो या फाइन। आप समझ गए हो क्या? ठीक, अरे 9 मंथ या 6 मंथ कहीं से आया नहीं है ये। दिस कैन बी एनी ड्यूरेशन देवेश, दिस कैन बी एनी ड्यूरेशन, एक दिन से लेकर के इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। ठीक, बहुत ही टूंडा सा इनफाइनाइट बेटर। ठीक, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, चलो अब इसको रीड करते हैं और इसको एक एक करके लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक, देख लीजिए। सबसे पहले तो 64 सर, अगर किसी लॉ में मिनिमम सेंटेंस गिवन है जैसे 5 साल से कम नहीं होगी, और अगर जज को लगता है कि एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस कंडीशन ऐसे हैं कि पनिशमेंट कम करना चाहिए, तो क्या कोर्ट कम पनिशमेंट दे सकता है? अगर वो जजमेंट में लिख दे तो नहीं दे सकता। मिनिमम पनिशमेंट से नीचे आप कभी जा नहीं सकते। कोई ऐसा रूलिंग नहीं है, कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जो कि कोर्ट को कभी भी इस तरीके से एम्पावर करे कि आप मिनिमम जो सेंटेंस लिखा हुआ है उससे कम आप सेंटेंस उस बंदे को दे नहीं कर सकते। उसको भले आपने सेंटेंस देने के बाद कुछ उसका कम्यूटेशन हो जाए, रेमिशन हो जाए और कुछ हो जाए, बट मिनिमम सेंटेंस से नीचे आप कभी भी दे ही नहीं सकते, आपका पावर में नहीं। ठीक, चलो अब आता है 64 में, लेट्स हैव अ रीड एट इट। ठीक, इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, यानी कि पहली कैटेगरी इंप्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, इन व्हिच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन, इन व्हिच एन ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन। मतलब जहां ऐसा कोई ऑफेंस है और उसमें सामने वाले व्यक्ति पे क्या लगाया गया है, एक फाइन लगाया गया है, वेदर विद और विदाउट इंप्रिजनमेंट। ठीक, वेदर विद और विदाउट इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है चाहे इसके साथ में कोई भी डिफॉल्ट सेंटेंस लिखा गया हो या ना लिखा गया। ठीक, चाहे इसके साथ में कोई डिफॉल्ट सेंटेंस लिखा गया हो ना लिखा गया हो। इंप्रिजनमेंट एंड फाइन का मतलब है कि इंप्रिजनमेंट तो होगा, और इंप्रिजनमेंट के साथ जो फाइन लिखा हुआ है, चाहे उसके साथ आपने डिफॉल्ट सेंटेंस लिखा हो चाहे ना लिखा। नंबर टू एंड, ठीक, एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट और फाइन, यानी इंप्रिजनमेंट और फाइन है, इंप्रिजनमेंट और फाइन, और विद फाइन ओनली, और विद फाइन ओनली, इन व्हिच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू अ फाइन। अब इंप्रिजनमेंट और फाइन था, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को क्या हुआ, फाइन लगाया गया। ठीक, और यहां पे सिर्फ फाइन ही हो सकता था, तो फाइन ही लगा। तो पहले सिनेरियो में उस बंदे को क्या हुई है, इंप्रिजनमेंट हुई है। ठीक, फाइन लगाया गया है, और इन जनरल सामने से पहले डिफॉल्ट सेंटेंस की बात नहीं की गई। सिनेरियो 1, इंप्रिजनमेंट दे दिया, फाइन दे दिया, और डिफॉल्ट सेंटेंस अभी प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक, इंप्रिजनमेंट और फाइन का मामला था,
कोर्ट कारावास भी कर सकती थी, जुर्माना भी लगा सकती थी। कोर्ट ने सिर्फ जुर्माना लगाया और ऐसा मामला था जिसमें सिर्फ जुर्माना ही हो सकता था, तो जुर्माना ही लगाया। ठीक, जुर्माना ही लगाया। इन ऑल ऑफ दीज केसेस इट शैल बी कॉम्पिटेंट, ध्यान से पढ़ो, in which the offender is sentenced to a fine, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence। अब कोर्ट की कॉम्पिटेंसी की देखी जाएगी, ठीक है। It shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term in which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence। मतलब भाई अगर तुमने यहाँ कोई मामला था और तुमने फाइन पे नहीं किया, नो फाइन वॉज पेड, यहाँ कोई मामला था नो फाइन वॉज पेड, यहाँ कोई मामला था नो फाइन वॉज पेड, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि तीनों सिनारियोज में वो एक डिफॉल्ट सेंटेंस दे सकती है। कोई और है जो कि उस व्यक्ति को एक्सेस में झेलना पड़ेगा। किसके एक्सेस में? सब्सटैंटिव सेंटेंस के एक्सेस में। ठीक, आप डिफॉल्ट सेंटेंस को एक तरह की पेनाल्टी समझो। पेनाल्टी किस बात की? कि भाई तुम्हें अगर मान लो कि इंप्रिजनमेंट दी गई थी, वो तो तुमने काट ली, तुमने फाइन क्यों नहीं पे किया? तुम्हें सिर्फ ले देके फाइन पे करना था, तुमने फाइन क्यों नहीं पे किया? अगर तुम्हें सिर्फ फाइन ही हो सकता था, तुम्हें फाइन ही पे करना था, तुमने फाइन नहीं पे किया, तो हर कंडीशन में डिफॉल्ट सेंटेंस जो होगा वो सब्सटैंटिव सेंटेंस के एक्सेस में ही आएगा। ठीक, अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है? सब्सटैंटिव सेंटेंस के एक्सेस में यहां तो आ नहीं सकता, ठीक है। सब्सटैंटिव सेंटेंस के केस में यहां तो आएगा नहीं, क्योंकि इंप्रिजनमेंट और फाइन था और सिर्फ फाइन हुआ। सब्सटैंटिव सेंटेंस के एक्सेस में यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां भी सिर्फ और सिर्फ फाइन ही था। ठीक, लेकिन जहां पे इंप्रिजनमेंट एंड फाइन था, वहां पे इंप्रिजनमेंट या सेंटेंस के, ठीक है, सेंटेंस के एक्स्ट्रा में एक्सेस में डिफॉल्ट सेंटेंस आएगा। यानी कि जो सब्सटैंटिव सेंटेंस है आई उसके एक्सेस में फाइन ना पे करने का डिफॉल्ट सेंटेंस जुड़ जाए। ये पॉइंट है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो अगर इस टाइप का कोई ऑफेंस है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार इंप्रिजनमेंट और फाइन है या फाइन ओनली है, इसको सेपरेट कैटेगरी में रख देते हैं, इसको इसके साथ में डील करने की क्या जरूरत थी? ऐसा इसलिए है कि जब कोई भी व्यक्ति मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए लायबल किया जाता है, ध्यान से समझना, जब कोई भी व्यक्ति मल्टीपल ऑफेंसेस के लिए लायबल किया जाता है, तो हो सकता है कि एक ऐसा ऑफेंस हो जिसमें उस व्यक्ति को क्या हो रहा हो? इंप्रिजनमेंट हो रहा हो। अच्छा, 3 ऑफेंसेस किए उस व्यक्ति ने, जिसमें से पहला ऑफेंस जो था वो इंप्रिजनमेंट एंड फाइन था, और बाकी के जो 2 थे वो इंप्रिजनमेंट और फाइन थे, ठीक। तो एक में तो इंप्रिजनमेंट हो गया, उसमें थोड़ा सा फाइन भी लग गया, ठीक, डिफॉल्ट सेंटेंस जो भी देंगे सो देंगे। इसमें इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ, सिर्फ फाइन हुआ। दूसरे वाले में भी इंप्रिजनमेंट नहीं हुआ, सिर्फ फाइन हुआ। इन ऑल ऑफ दीज केसेस, ठीक है, मल्टीपल ऑफेंसेस है, ठीक है, जो भी फाइन होगा, उसका जो भी डिफॉल्ट सेंटेंस होगा, वो इस ऑफेंस का जो ओरिजिनली जिसमें इंप्रिजनमेंट एंड फाइन हो सकता था, उसके द्वारा दिए हुए सेंटेंस के भी एक्सेस में ही होगा। समझ में आया? इसका रूल यही है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि सिर्फ पहली ही कंडीशन ऐसी है जहां पे ये एक्सेस वाला पॉइंट लग सकता है। नहीं, ऐसे और ऐसे सिनारियोज में भी एक्सेस ऑफ डिफॉल्ट सेंटेंस लग सकता है, अगर ये ऑफेंसेस किसी ऐसे ऑफेंस के साथ पनिश हुए हो जिसमें इंप्रिजनमेंट कैसी हो? मैंडेटरी, ठीक है, जिसमें इंप्रिजनमेंट मैंडेटरी। ये पॉइंट है। फेयर एनफ। सर थोड़ा मिक्सअप हो गया, प्लीज रिपीट कर। एक सेकंड, उमा का भी सर, सॉरी, वुड हैव टू, अरे प्लीज टेक केयर उमा। यस, समझा दे रहा हूं, इतना बड़ा दिक्कत नहीं। ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में रखा, ठीक, एक तरफ इसकी कैटेगरी बना दो, इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन, इंप्रिजनमेंट और फाइन, या सिर्फ फाइन। ये 3 कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस। अब ध्यान से समझो, अगर मान लो, हाँ तो एक में तो कंसिडर होता ही है, इसको समझो। मान लो अगर सारे ऑफेंसेस, ठीक, हाँ कोई भी कैटेगरी का, किसी भी कैटेगरी का ऑफेंस हो, हमेशा डिफॉल्ट सेंटेंस जो होगा वो एक्सेस में ही होगा। अच्छा, चलो मान लो कि किसी व्यक्ति ने 3 प्रकार के ऑफेंस किए, अ पर्सन कमिटेड 3 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस, ठीक। अब मैं इसके आपको 2 सिनेरियोस बताता, ठीक, आप आराम से समझो। पहली कैटेगरी में या पहले टाइप में, ठीक, हाँ डिफॉल्ट बोले तो पेनल्टी जैसा, जब फाइन पे नहीं किया, व्यक्ति ने 3 टाइप के ऑफेंस किए। पहला उसने ऑफेंस किया है ऐसा जिसमें उसको इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन हुआ। दूसरा उसने ऑफेंस किया जिसमें उसे इंप्रिजनमेंट और फाइन हुआ। तीसरा उसने ऐसा किया ऑफेंस जिसमें उसको मान लो सिर्फ फाइन हुआ। यहीं से समझ जाओगे, दूसरा सिनेरियो बताना ही नहीं पड़ेगा, ठीक। अब इसका ट्रायल तो एक ही साथ चल रहा है, यस, ट्रायल इसका एक ही साथ चल रहा है ना, तीनों ऑफेंसेस एक ही साथ ट्राई किए जा रहे हैं, व्यक्ति एक ही है, उसी का कन्विक्शन होना है। अब कन्विक्शन हो गया,
कन्विक्शन हुआ तो यहाँ पे ऑब्वियसली इस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन होगा, यहाँ पे इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ फाइन मिला और यहाँ सिर्फ और सिर्फ फाइन ही लगाया जा सकता था। तो यहाँ पे ए, बी और सी, इन तीनों में से सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से सब्सटैंटिव सेंटेंस कहाँ है? सब्सटैंटिव सेंटेंस कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। ए में आ गया, ये आ गया आपका सब्सटैंटिव सेंटेंस, सब्सटैंटिव सेंटेंस। ठीक, अब हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है कि भले अगर ये ऑफेंस था, उसके साथ अगर कोई ऐसा या ऐसा ऑफेंस भी हो जाए तो इसके जो फाइन है या ये वाला जो फाइन है, इन सब का अगर मान लो कि कोई एक अमाउंट बनता है, उस अमाउंट को ना पे करने पे कोई अगर डिफॉल्ट बना तो दैट डिफॉल्ट सेंटेंस विल बी इन एक्सेस ऑफ दिस सब्सटैंटिव सेंटेंस। अब समझ में आया? ये रूल है। अब आप इसको किसी भी तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फिट कर दो। भाई इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन था, इसके साथ एक और ऑफेंस चलाया गया, उसमें खाली फाइन था, तो रूल ये कहता है कि भैया यहाँ पे तो सब्सटैंटिव सेंटेंस मिलेगा क्योंकि इम्प्रिजनमेंट कंपलसरी है, लेकिन मान लो बंदे ने यहाँ और यहाँ डिफॉल्ट कर दिया तो इसका डिफॉल्ट सेंटेंस इसके एक्सेस में होगा। ठीक है, मतलब डिफॉल्ट पनिशमेंट के लिए इम्प्रिजनमेंट 100% हमेशा ही होगा ही। ठीक, हम इसमें और इसमें एक्सेस का रूल इंडिविजुअली। अब एक बात बताओ, क्या हम डी और सी में इंडिविजुअली एक्सेस पनिशमेंट बोलोगे? अगर यहाँ पे सिर्फ फाइन से पनिशेबिलिटी हुई और यहाँ पे सिर्फ फाइन ही हो सकता है, तो क्या आप एक्सेस पनिशेबिलिटी बोलोगे? जब ऑफेंस में इंप्रिजनमेंट या फाइन हो सकता था, यानी सब्सटैंटिव, और सिर्फ फाइन से पनिश किया गया, यानी सब्सटैंटिव सेंटेंस दिया ही नहीं गया, तो जब सब्सटैंटिव सेंटेंस ही नहीं मिला तो फाइन पे करना है, फाइन नहीं पे किया तो डिफॉल्ट सेंटेंस, वो एक्सेस थोड़ी बोलोगे। दैट वोंट बी इन एक्सेस। नो, एक्सेस मतलब क्या कि आपने यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंप्रिजनमेंट काटा, उसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफॉल्ट सेंटेंस भी काटना पड़ेगा। ये रूल तब पॉसिबल होता है जब इनका कॉम्बिनेशन ऐसे किसी ऑफेंस के साथ आ जाए, अदरवाइज डिफॉल्ट सेंटेंस तो तब भी होगा। डिफॉल्ट सेंटेंस होने में मनाही नहीं है, एक्सेस वर्ड आप यूज नहीं कर पाओगे। गॉट द पॉइंट? ठीक, ओनली फाइन का अगर डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, यस, एक्सेस एक्सेस एक्सेस, ठीक, यहाँ पे एक्सेस ही यूज किया गया ना भाई। अच्छा, एक्सेस एक ही बात है। अच्छा, एक्सेस में उल्टा लिख रहा हूँ, थोड़ी सी अंग्रेजी कमजोर से हमारी, एक्सेस है भैया, सॉरी यार, हो जाती है यार, छोटी छोटी बात पकड़ोगे तुम है? अभी उंगली पकड़ के जो मैंने चलना है सिखाया था ना, दिल्ली पार करा दूं? अबे ठीक है यार, इतना चलता है, एक्सेस 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 हो जाता है। हाँ, नहीं तो भाई इतना बड़ा मुद्दा चल रहा उसका, भाई समझ गए थे ना तुम? ठीक है, चलो अब मैं रणवीर सिंह बोलूं, नागा बाबा बोलूं, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना क्या बात हो रही है? दैट्स इट, ठीक है? हाँ, इसलिए सॉरी पहले लिख दिया सर, सॉरी सर, बट वो सर एक्सेस करिए सर, एक्सेस करिए, ठीक है, चलो। So that is the point. Connectivity है। So what if there is no imprisonment given? What will be the default sentence? उसी रूल को अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, अपन अभी देखने वाले हैं। प्रिया, हाँ, छोटी-छोटी बातों पे मुंह ना फुलाया करो, बात सही, थैंक यू सो मच। ठीक, एक डाउट था, ओनली फाइन का डिफॉल्ट हुआ तो उसको हम आगे देखने वाले। 67 में ओनली फाइन का डिफॉल्ट दिया हुआ है, ठीक, ये पॉइंट, ओके, चलिए, ये रूल है आपका, यही है आप लोग का सेक्शन नंबर 64। क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट हुआ है, अब इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है, फाइन नहीं पे करोगे, डिफॉल्ट सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट के एक्सेस में होगा। ठीक, इम्प्रिजनमेंट और फाइन है, सिर्फ फाइन पे करने को बोला गया, उसका डिफॉल्ट किया तो डिफॉल्ट सेंटेंस होगा। सिर्फ फाइन का पेमेंट करना है, उसका पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट सेंटेंस होगा। ये बी और सी यानी 2 और 3 नंबर के जो डिफॉल्ट सेंटेंसेस है वो एक्सेस में तब चलेंगे जब आपका कॉम्बिनेशन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वाले किसी मामले से होगा, क्योंकि तब वहां पे एक सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट भी होगी प्लस आपकी डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट भी होगी। ये पॉइंट, ठीक। अभिषेक बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, तब ऑफेंडर को फाइन विदाउट इम्प्रिजनमेंट कैसे दे सकते हैं? ठीक है सर, सेक्शन 64 की लैंग्वेज में ये कंफ्यूजन है। जो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। लेजिस्लेचर ने ना, ठीक है, समझना ध्यान से, लेजिस्लेचर ने इसको बनाते हुए अच्छा खासा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जुडिशरी के लिए, ठीक। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन यही होता है कि इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट, सॉरी, फाइन विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कि अगर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन का मामला है, ठीक, तो आप फाइन उस पे लगा रहे हो। कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस से बताओ। अभिषेक एंड नॉट जस्ट अभिषेक, ये सबका कॉमन डाउट हो सकता है कि भैया ये लैंग्वेज तो कुछ समझ नहीं आ रही है, अब्रप्ट सी चल रही है। ये लिटिगेशन, आई मीन ये जो लेजिस्लेचर है उसका एरर है, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी यूज की गई। आई डोंट अग्री विद मिस्टर मैकॉले ओवर हियर, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को डायरेक्टली पढ़ेंगे तो ये कोई सेंस नहीं बनाएगी। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन का मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट में तो जाओगी मत, कॉमन सेंस लगा के बताओ। अगर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन का मामला है, ठीक, तो क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ फाइन से पनिश किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल? कॉमन सेंस लगाओ ना इसमें, बाकी तो छोड़ ही दो, बाकी दुनिया को जाने दो। आप बताओ। हाँ, समझ रहे हैं, आगे समझ रहे हैं, टेंशन मत, ठीक, यस। नहीं कर सकते? अभिषेक का है क्या? दैट्स अंडरस्टूड, यस, नहीं कर सकते अपन। सीधा सा रूल है कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन का मामला है, उसमें सिर्फ फाइन
तो हो नहीं सकता, फाइन तो आपको एंड में चलाना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट तो होगा। अब ये जो लाइन लिखी हुई है वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि चाहे इस बंदे को या इस बंदे के साथ सबसे पहले कोर्ट ऑफ लॉ ने डिफॉल्ट सेंटेंस की बात चाहे की हो चाहे ना की, क्योंकि वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट नहीं चलेगा, हमेशा चलना तो ये इम्प्रिजनमेंट के साथ ही है, चलेगा तो ये हमेशा इम्प्रिजनमेंट के साथ ही। तो वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या? भैया इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही, हमेशा ही होगा। अब इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन का मामला था, आप इम्प्रिजनमेंट ऐसा तो कर नहीं सकते कि इम्प्रिजनमेंट को हटा दो सिर्फ फाइन रखो। So imprisonment and fine will always be there, will always go hand in hand, क्योंकि ऑफेंस कैसे नेचर का, imprisonment as well as fine दोनों करना ही पड़ेगा। तो with imprisonment तो समझ में आता है, विदाउट imprisonment का क्या इंटरप्रिटेशन है? तो कई जगहों पे कुछ केसेस में हाई कोर्ट्स ने इसको इंटरप्रेट किया, सुप्रीम कोर्ट तक की बात ही नहीं, हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, कई कोर्ट्स के हैं, शायद मद्रास हाई कोर्ट के, बट जजमेंट अपने लिए रेलेवेंट नहीं, जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंटरप्रेट ऐसे किया गया है कि देखो imprisonment तो होगा, ठीक है, तो विदाउट imprisonment का मतलब है कि even at the first instance, even if the court hasn't given a default sentence for non-payment of that fine, इसका इंटरप्रिटेशन जो जनरल, ये भी कोई बहुत सैटिस्फैक्टरी इंटरप्रिटेशन नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज खराब है लेजिस्लेचर की, आपकी जो लेजिस्लेचर की लैंग्वेज है उसमें त्रुटि है, ठीक, समझ में आया? हाँ, आपकी जो बेरा की लैंग्वेज है उसको आपको सीधा मैं आपको बता देता हूँ, मद्रास कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का, मद्रास है या शायद इलाहाबाद है, आई हैव टू कंफर्म दिस। इन्होंने कहा कि भैया इसको एजुस्टिम जेनेरिस मान लो। एजुस्टिम जेनेरिस समझते हो? यू अंडरस्टैंड, इट इज अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इट इज अ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप लोगों ने अगर कॉलेज में पढ़ा होगा एजुस्टिम जेनेरिस, ठीक है, समझ में आया? बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, ठीक, एजुस्टिम जेनेरिस का मतलब होता है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक जैसी चीजों को एक जैसा इंटरप्रेट किया जाए, ठीक, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कैसे वर्क करता है? इंटरप्रिटेशन इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इफ इट इज एन ऑफेंस of imprisonment and fine, the court is bound to give an imprisonment, but in the, let's say in the first instance, fine के बदले में कोर्ट ने डिफॉल्ट सेंटेंस नहीं लगाया है, ठीक है, कोर्ट ने फाइन के बदले में डिफॉल्ट सेंटेंस नहीं लगाया, तो ये जो सेक्शन है ना, ये कोर्ट पे एक ड्यूटी इंपोज कर देता है कि भैया तुम्हें एक डिफॉल्ट सेंटेंस लगाना होगा, वरना वो व्यक्ति फाइन को देने से बचेगा, वो फाइन के पेमेंट को अवॉइड करेगा। डिड यू गेट द पॉइंट नाउ? समझ में आया अभिषेक? कुछ इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है? फाइन, व्हेन ही इज मेड लायबल टू पे फाइन वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि इम्प्रिजनमेंट तो होगी, दैट्स अ फैक्ट, ठीक, लेकिन विदाउट इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे डिफॉल्ट सेंटेंस को एड्रेस करता है। कुछ समझ में आया? उतना चलेगा, ठीक। डिफॉल्ट सेंटेंस को एड्रेस करने का मतलब है कि अगर कोई भी फाइन लगाया गया है और उस फाइन के साथ ऑर्डिनरली कोई डिफॉल्ट सेंटेंस कोर्ट ने फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लगाया है, तो 64 एक ड्यूटी इंपोज कर देता है कोर्ट ऑफ लॉ पे कि भैया तुम्हें डिफॉल्ट सेंटेंस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज द ऑफेंडर हु इज ऑलरेडी गेटिंग एन इम्प्रिजनमेंट, हु विल ऑलरेडी बी गोइंग टू जेल, दैट पर्सन विल ट्राई टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ फाइन। ये पॉइंट है, ठीक। डिफॉल्ट सेंटेंस को क्या बना देता है ये सेक्शन? मैंडेटरी बना देता है, इवन दो आपने इम्प्रिजनमेंट दे दी, ठीक। हाँ, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन वाला हिसाब किताब लग रहा है, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। अब समझ में आया आप लोगों को? इस पॉइंट में लोगों को होते हैं अथाह डाउट होते हैं, बट इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड वंस यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लेजिस्लेचर की लैंग्वेज की गड़बड़, आपकी समझ में यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट क्लियरली, द लेजिस्लेचर हैज यूज्ड सच अ टर्मिनोलॉजी दैट माइट कंफ्यूज, ठीक। मैं एक बार शाम को भी ले आऊंगा, बट रेलेवेंट नहीं है, दैट इज द पॉइंट। आई विल ब्रिंग द साइटेशन फॉर यू, बट इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट, आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। अच्छा, अब हाँ, रिया ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि सर व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोर्शन? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफॉल्ट सेंटेंस के बारे में। व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन? डायरेक्ट क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 64, ठीक, दैट इज इट। सर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ में डिफॉल्ट फाइन 20 साल काउंट होगी? हाँ, अगर जरूरत पड़ती है फ्रैक्शन की तो 20 साल, ठीक। ओनली प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में ये आता है, वी कैन नॉट से कि दिस सेक्शन डजंट फॉल फॉर मेंस एग्जामिनेशन, मेंस में आता है, पूछते हैं, तो मेंस में अगर आप आता है, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको 64 लिखना है। सो मैं एक बार फिर से जिन लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो कि क्या यहाँ पे शॉर्ट में समीक्षा, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है, ठीक। व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसको समझना, बस इतना सा रूल समझ लो कि जो आप लोगों का ये पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 64, ठीक है, सेक्शन नंबर 64 ब्रॉडली एक टारगेट रखता है, दैट इज कि अगर किसी व्यक्ति पे हम फाइन लगा रहे हैं, हमने 63 में खुद के हाथ रोके, यस और नो? 63 में हमने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, यस, वी एग्री टू दिस, क्योंकि 63 की लैंग्वेज क्या बोल रही है भाई साहब? अगर किसी व्यक्ति को आप मान लो कि जुर्माना लगा रहे हो उस पर, तो कोशिश करो कि जुर्माना अनलिमिटेड तो हो सकता है, 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेसिव नहीं हो सकता, प्लीज उसको कंट्रोल में रखो, ठीक है, एक्सेसिव नहीं रख रहे। 64 उसी रूल को थोड़ा सा कोर्ट के फेवर में करता है, जस्टिस के फेवर में करता है कि मान लो हम नॉट एक्सेसिव फाइन लगाए,
which is very much payable, which is within the pocket of or the paying capacity of the offender, उसकी paying capacity में है, फिर भी वो व्यक्ति मान लो अगर समस्या पैदा कर रहा है तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे मोहित ने क्वेश्चन भी शेयर किया, थैंक यू मोहित। ठीक, तो फिर भी अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि समस्या पैदा कर रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हाट वुड बी द लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन और व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन ओनली। ठीक, दैट्स द पॉइंट। तो आता है क्वेश्चन। सो रोहित एक सेकंड बचे। सो ऐसी स्थिति में 64 ये क्या देता है कि भाई डिफॉल्ट सेंटेंस तो लगाओ, ठीक है, डिफॉल्ट सेंटेंस आप लगाओ, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट सेंटेंस नहीं लगाओगे ना तो बंदा अवॉइड करेगा, बचेगा फाइन को पे करने से। और आप खुद सोचो अगर आप सिनेरियो, तीनों सिनेरियोस याद है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट ओनली फाइन, बंदा सबसे ज्यादा बचने की कोशिश कहां करेगा? वेयर विल द पर्सन ट्राई टू एस्केप द मोस्ट? उसके दिमाग में आएगा कि भैया मैं तुरंत छूटूं, तुरंत निकलूं इससे, क्योंकि भैया ये तो कोई सेंस ही नहीं है, इम्प्रिजनमेंट से तो बच नहीं सकता, इम्प्रिजनमेंट से तो वो बच नहीं सकता, लेकिन डिफॉल्ट की चांसेस सबसे ज्यादा कहां आ जाएंगे? आईपीसी के दिशा, एक मिनट रुक जा बेटा, पहले जो अपन देख रहे हैं उसकी बात करते हैं। व्यक्ति सबसे पहले यहां बचता है, ए फाइन ओनली में नहीं बच सकता। फाइन ओनली में कहां जाएगा? फाइन ओनली में कहां जाएगा? फाइन में तो कहीं ना कहीं से पेमेंट करेगा। यहाँ पे क्या है, बंदे को ऑलरेडी पनिशमेंट हो गई, वो लाख तरीके लगाता है ये बोलने के कि यार इस बात को जरा समझो, मैं ऑलरेडी जेल जा रहा हूँ, जब मैं ऑलरेडी जेल जा रहा हूँ, ऑलरेडी जेल में मुझे रहना पड़ेगा, तो मैं फाइन क्यों दूं? जहां सिर्फ फाइन लगा है, व्यक्ति कहता है कि यार फाइन दो, जुर्माना दे के खत्म करो। जो लोग बी या सी बोल रहे हैं, आप इस एंगल से सोचो कि वो बंदा बिना जेल गए डायरेक्टली छूट सकता है सिर्फ जुर्माना देकर, मामला बहुत सीवियर नहीं होगा। That's obvious. If the offense is only punishable with fine or the offense is punishable with imprisonment or fine, that means the person has amount of fine cannot be on a higher note. That means amount of fine will be less. अब अगर जुर्माने की राशि कम होगी तो बंदा कहेगा कि यार मैं तो दे के छूटता हूँ, क्या समस्या है, छोड़ देते, तुरंत दे के खत्म करो फटाक से। ठीक भाई, मान लो कि कोई व्यक्ति, आप कॉमन सेंस से सोचो, मान लो कि कोई एक टीचर, ठीक है, देयर इज अ टीचर, उस टीचर की 5 बजे क्लास है, 5 o'clock पे उस टीचर की क्लास है, वो कहीं से निकला है 4:30 बजे, ठीक, अपनी गाड़ी में ढूंढ वो निकला, ठीक, वो निकला रास्ते में, अब जाहिर सी बात है 4:30-5 बजे क्लास है, उसे पहुंच के सेटल डाउन भी होना है, तो जाहिर सी बात है ये एक सम टाइम, ही नीड सम टाइम, तो वो रश कर रहा है, वो भगा रहा है अपनी गाड़ी, कार से, बाइक से, जिससे भी है, 90, 100, 110 ऐसे भगा रहा है, ठीक। अब भाई साहब यहाँ पे पहुंचता, इससे पहले आधे रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, ट्रैफिक पुलिस वाला रोक के बोलता भैया ओवर स्पीडिंग, चालान कटेगा। क्लास शुरू होने में बचे हैं 10 मिनट, वो बंदा भागेगा क्या? व्हाट विल दैट पर्सन डू? 4 कॉल लगाए कि सर मैं आपकी 1 मिनट सर बात कराता हूँ, सर एक मेरे ताऊ हैं, मुझे आप एक बार बात करें। वो बोलेगा कि हाँ बताओ चालान कितना है, मैं पे करूंगा और मुझे चाहिए, और इस प्रकार मैंने 1000 रुपए का जुर्माना पे कर दिया, ठीक, वो पे कर देगा, चुपचाप निकलेगा। वो बोलेगा कि साहब गलती हो गई, मैं भी जुडिशरी के लिए पढ़ाता हूँ, फटाफट से वो वहां से गलती हो लेगा, 1000 रुपए देकर के, साहब बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, देख लो को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब एक वीडियो है सर, एक वीडियो में दिखाना चाहता हूँ टीचर ही, ठीक, चलो फिर अच्छा। अब यही चीज समझो, यहाँ वाला बंदा इन दोनों कंडीशंस में व्यक्ति जो है वो फाइन पे करके निकल गया, दोनों कंडीशंस में फाइन पे करके निकल गया, यहाँ कहीं भाग नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई जब मैं ऑलरेडी जेल जा रहा हूँ तो जेल में रहूंगा तो फाइन पे नहीं कर पाऊंगा। आई बिलीव ये क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। तो व्हेन इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, यस, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, एंड द पनिशमेंट इज फाइन, वेदर विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट वुड मीन इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट इज देयर, बट विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कि डिफॉल्ट सेंटेंस की बात नहीं की गई, ठीक। तो ऐसी स्थिति में 64 ये बोलता है कि भैया अगर तुमने उस पर जुर्माना लगाया है, इम्प्रिजनमेंट तुमने दिया है, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट तुम्हें देना पड़ जाएगा, तुम्हारी ड्यूटी बनती है, अदरवाइज दैट पर्सन विल ट्राई टू अवॉइड इट, दैट्स द, ठीक, यस, ये पॉइंट। सर पैरा 1 में 3 टाइप्स की पनिशमेंट की बात की है, अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हुआ तो डिफॉल्ट पनिशमेंट विल ऐड इन सब्सटैंटिव पनिशमेंट, अगर ओनली फाइन की कंडीशन भी है तो उस पर डिफॉल्ट पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, हाँ, बस आप उसको एक्सेस में नहीं बोलते, आप डिफॉल्ट सेंटेंस तो आप उसको तब भी दोगे, ओनली फाइन अगर ये वाला फाइन नहीं पे किया तो भी चल जाएगा, बस आप उसको आप बोलोगे डिफॉल्ट सेंटेंस, इट इज नॉट एन एक्सेस, ठीक, यहाँ भी डिफॉल्ट सेंटेंस बट नॉट एन एक्सेस, ठीक, यहाँ डिफॉल्ट सेंटेंस है बट एन एक्सेस, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट भी काटी है, ठीक, ये हो गया। चलो अब सीधे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन पे आने से पहले यस देयर इज हाँ एग्जैक्टली, एक्सेस तब होगा जब पहले कुछ हो, ठीक, सेक्शन नंबर 64 में नोट मेकिंग है, वो नोट मेकिंग करिए, दैट विल क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स। तो अभी एक्सेस तब होगा जब पहले कुछ हो, ठीक, सेक्शन नंबर 64 में नोट मेकिंग है, वो नोट मेकिंग करिए, दैट विल क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स। तो अभिषेक अब समझ में आ गया, इनफैक्ट बाकी लोगों को भी आई बिलीव समझ में आ गया होगा। सो लिख लें द टर्म imprisonment in default of payment of fine, the term
imprisonment in default of payment of fine is not a sentence. Is not a sentence. ब्रैकेट में लिखना substantive. It is not a substantive sentence. ठीक. अनिरुद्ध, अपन जो लाइन लिख रहे हैं ना, उससे आपका डाउट एकदम प्रभु चक्कर होगा. Is not a substantive sentence, but a mere penalty. But a mere penalty which a person incurs on account of non-payment of fine. Which a person incurs on account of non-payment of fine. Full stop. It is only चलो अब तो ज्वाइन हो गए. It is only a method of enforcement of the direction. It is only the method of enforcement of the direction for payment of amounts directed to be paid as a fine. It is a method of enforcement. भाई तरीका है, कैसे निकालोगे फाइन उससे? ठीक है, डराना पड़ेगा, इसीलिए डिफॉल्ट सेंटेंस. So it is a method of enforcement of the direction for payment of amounts directed to be paid as fine. Full stop. Thus ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. ये क्लैरिटी ला देती है कि लेजिस्लेचर ने भले गड़बड़ की है, बट हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट है. Thus it is not only the power, but the duty of the court. Guys, I guess शायद कोई डोर नॉक कर रहा है. Can I just get a minute? 1 मिनट आप लोग दे देंगे. Just 1 minute, प्लीज. Just 1 minute, आ रहा हूँ. Okay. म्यूट ही कर रहा हूँ बस. Just 1 minute. Payment of ordering the offense. The power. It is not only the power, but the duty of the court to keep in view. The nature of the offense. Circumstances under which it was committed. The position of the offender. And other relevant considerations. The position of offenders and other relevant considerations, not conditions, other relevant considerations. Before ordering the offender to suffer imprisonment in default of payment of fine. ठीक, that is the point. That is it. आगे लिख ले. एक छोटा सा यहाँ पे केस भी आ जाता है जो फाइन और कॉम्पनसेशन को कनेक्ट करता है. अच्छा ठीक है दिव्या, जिस पॉइंट पे आप अटके हो प्लीज पूछ लीजिएगा. जो भी डाउट है, समीक्षा को भी डाउट है, प्लीज आप लोग बता दीजिए यहाँ पे.
हेल्प आउट कर दीजिए, या पहले नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, थोड़ा स्लो बोलता हूँ, उसके बाद इनकी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। लिख लीजिए दिलीप एस धनुकर। हाँ, रुक जाओ, पहले ये लिख लो, उसके बाद हेल्प हो जाएगी आपकी। दिलीप एस धनुकर वर्सेस कोटक महिंद्रा। So the speed is okay. मेंस में फास्ट लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक। 2007 का केस है, थोड़ा रिसेंटली लिख लें। There exists a distinction between fine and compensation. There exists a distinction between fine and compensation. There exists a distinction between fine and compensation, comma, although in a way it seeks to achieve the same purpose. Although in a way it seeks to achieve the same purpose. Full stop. An amount of compensation can be directed to be recovered as fine but the legal fiction मतलब लॉ द्वारा क्रिएट किया हुआ एक सिनेरियो, लीगल फिक्शन, ठीक है। बट द लीगल फिक्शन रेज्ड इन रिलेशन टू रिकवरी, जो एक सिनेरियो, एक प्रेशर क्रिएट होता है ना लॉ के द्वारा, लीगल फिक्शन, बट द लीगल फिक्शन रेज्ड इन रिलेशन टू द रिकवरी ऑफ फाइन only, comma, it is in that sense, कोट्स में लिखना फिर से, फाइन stands on a higher footing than compensation awarded by the court. तो आप किसी को बोलो कि कॉम्पनसेशन पे करना है तेरे को, वो पे करेगा? नहीं करेगा। आप किसी को बोलो कि तुम्हें फाइन पे करना पड़ेगा, कंपल्शन। इट्स अ लीगल फिक्शन, मतलब चीज वही है, एक ही बात है, लेकिन फाइन बोल करके हम कॉम्पनसेशन दिला रहे हैं, बस यही रूल है। अच्छा, कॉम्पनसेशन से रिलेटेड सीआरपीसी का कौन सा हमें एक प्रोविजन मिलता है? weighing the words, kind of. Last line please, मैं बता देता हूँ। But the legal fiction raised in relation to recovery of fine only, comma, it is in that sense, fine, quotes में लिखना, stands on a higher footing, fine stands on a higher footing than compensation awarded by the court. So दो broad sections हमें मिलते हैं, एक है सेक्शन 357, और अगर 357 के द्वारा ग्रांट किया हुआ जो कॉम्पनसेशन है, जो हम कह सकते हैं कि भरपाई राशि, वो क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है, तो फिर हम किसका मुंह देखते हैं? 357A का। और ये रिकमेंडेशंस जनरली कौन देता है? कोर्ट ही देता है। और किसको देता है, किस अथॉरिटी को रिकमेंडेशन जाती है 357A में? दो है, एक है सालसा और एक है डालसा, ठीक है। नालसा है क्या 357A में? Do you see Nalsa in 357A? So it is Salsa and Dalsa. ठीक, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि भैया किसी व्यक्ति को प्रॉपर्ली कॉम्पनसेट किया जाए। चल अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 65 की तरफ। ठीक, देखिए सर, लिख लीजिए भैया, लिखना क्या है इसमें, डायरेक्ट सेक्शन नंबर 65 को रीड ही करना है अपने को। सो लेट्स हैव अ रीड एट इट। व्हाट डज इट से? The term for which the court directs the offender। अब यहाँ पे सबसे पहले तो समझो कि कौन सी कोर्ट की बात हो रही है। सेक्शन नंबर 65
मेजर डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया है बिटवीन सेक्शन नंबर 65 एंड सेक्शन नंबर 30 ऑफ सीआरपीसी। ठीक, रिमेंबर दिस। ओके, नो गलत। क्या गलत है भाई इसमें? स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, निर्भय कौन सा पाप कर दिया बेटा, हम बता दो। अब हमें भय दिला दे रहे हो आप। ठीक, तो सेक्शन नंबर 65 जो है वो बात करता है कि भाई हाउ इज दिस एग्जैक्टली गोइंग टू वर्क। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सेक्शन 65 आईपीसी का बात करता है कि भाई अगर डिफॉल्ट सेंटेंस हुआ तो डिफॉल्ट सेंटेंस का ड्यूरेशन कितना होगा, इससे डील करता है सेक्शन नंबर 65। लेकिन सेक्शन नंबर 65 जैसा ही आपको एक और सेक्शन देखने को मिलता है, सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी। अब यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है कोर्ट, ये किसके बारे में बात करता है, ये सवाल उठता है कि ये जो कोर्ट है ये किसके बारे में। अच्छा, किसी को पता है सेक्शन 30 कौन से कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, किस लेवल ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी? एनीवन? अरे 20, हाँ भाई 29 30 दोनों आ जाएंगे। निर्भय 29 30 हाँ दोनों आ जाएंगे भाई। ठीक है, स्पेसिफिकली क्योंकि 30 को कॉन्टेक्स्ट में रख के अपन ये देखते हैं, इसलिए दोनों। ठीक है, माफी। ठीक, चल बहुत बढ़िया, यस वेरी गुड। किसकी बात हो रही है भाई यहाँ पे? 29 और 30 दोनों में की बात हो रही है मजिस्ट्रेट की। ठीक है, मजिस्ट्रेट की पावर्स की बात हो रही है, तो ये मजिस्ट्रेट की पावर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। सेक्शन 65 जो है वो पावर किसकी बात कर रहा है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की बात कर रहा है सेक्शन 65। सो व्हेन यू लुक एट द टर्म कोर्ट जब आप वर्ड देख रहे हो ना, तो ये कोर्ट वर्ड सेक्शन नंबर 65 में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के लिए बात हो रही है, मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, ध्यान रखिए। अब पढ़िए, अब ऑफेंस को, अब सेक्शन को देखते हैं। The term for which the court directs that the offender to be imprisonment in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment, which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine. ठीक, अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है with imprisonment as well as fine। ये जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे समझना ध्यान से, यहाँ पे दोनों चीजों को इंक्लूड किया गया है। सिर्फ as well as fine लिखा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑफेंसेस आपको मिलते हैं, imprisonment एंड फाइन भी मिल जाता है और इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी मिल जाता है। तो सेक्शन नंबर 65 बोलता क्या है कि मान लो ऐसा कोई भी मामला है, तो सिनेरियो 1 में अगर किसी व्यक्ति को फाइन लगाया गया, इम्प्रिजनमेंट भी था और फाइन भी था, मान लो वो फाइन पे नहीं करता है, तो डिफॉल्ट सेंटेंस कितना बड़ा हो सकता है? डिफॉल्ट सेंटेंस कितना हो सकता है? डिफॉल्ट सेंटेंस इज गोइंग टू बी 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर दैट ऑफेंस। 1/4 इनटू मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस, मैक्सिमम पनिशमेंट का 1/4। ठीक, अच्छा यही सेम रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि मान लो कि कोई ऐसा मामला है जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन होता, तो उसमें डिफॉल्ट सेंटेंस क्या होगा? अगर मान लो किसी व्यक्ति ने फाइन नहीं पे किया, उसमें भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा कि ये वाला जो सेंटेंस नहीं दिया गया उसके 1/4 का, मैक्सिमम का 1/4 किया जाएगा, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो लैंग्वेज देखो 65 की सेम गड़बड़ यहाँ पे भी 65 में भी हुई है, जैसा अपन 64 में देख रहे थे कि लैंग्वेज क्या है? इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन, लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड दोनों है, 1 भी आ रहा है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, यानी एज वेल एज फाइन और फाइन दोनों इंक्लूडेड है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक, बोथ आर इंक्लूडेड। चाहो तो बैराक में इसको लिख लो, अपनी बैराक जैसे अभी रनिंग नोट्स होते हैं इसको बैराक पे लिखते चला करो या अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चला करो। यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट और फाइन एंड फाइन दोनों आ रहे हैं, और दोनों ही केसेस में जो डिफॉल्ट सेंटेंस होगा वो मैक्सिमम पनिशमेंट, चाहे ग्रांट की गई हो चाहे ना ग्रांट की गई, मैक्सिमम पनिशमेंट जितनी उस ऑफेंस की बनती उसका 1/4 करके जो भी टोटल आएगा, मतलब मैक्सिमम पनिशमेंट मान लो कितनी होती? 84 महीने, 7 साल, 1/4 कर दो इसका। ठीक, मैक्सिमम आप 21 मंथ्स का डिफॉल्ट सेंटेंस दे सकते हो। क्या ये कंपलसरी है कि 21 मंथ का आपको डिफॉल्ट सेंटेंस देना ही पड़ेगा? इज इट अ कंपल्शन? नो, it is not a compulsion, it is a power, it is basically an option that is given to the court। अगर वो चाहे तो 21 महीने तक की कितनी भी सजा दे सकता है, 21 महीने से ज्यादा नहीं देगा, बस ये पॉइंट। ठीक, सेम रूल है एप्लीकेबल ओवर हियर एज वेल। मान लो कि 3 साल का हो सकता है, और वाला है तो जनरली छोटी होती है 3 साल, 36 महीना, 36 महीना 1/4 कितना हुआ? 9 महीना। मैक्सिमम डिफॉल्ट सेंटेंस जो आप दे सकते हो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, इससे ज्यादा बड़ा डिफॉल्ट सेंटेंस आप नहीं दे सकते। खत्म खेल, ये भी हो गया सेक्शन नंबर 65। अब देख लो सेक्शन नंबर 66 पे आ जाओ। फाइन ओनली ऑफेंस से डील कर रही है। इज इट डीलिंग विद सेक्शन नंबर 66? इज इट डीलिंग विद फाइन ओनली मैटर्स? नो, इट इज ओनली डीलिंग विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ये
ये रूल ध्यान में रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं, 100% गलती करते हैं। तुम्हें लग रहा है तो मैं कुछ तो मैं बोल देता हूं ताकि तुम इस बात को ईगो में ले लो और कैसे भी करके इसको याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ब्लंडर करते हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन का नेचर इन जनरल क्या होता है, ठीक है, इन जनरल क्या होता है, तो उसका नेचर क्या होगा भाई? ऑप्शन नहीं, शाबाश, समझ गए, प्यारी समझ गई, सिंपल, दैट्स ऑल, दैट्स नथिंग एल्स। होप यू गॉट द पॉइंट। इट विल ऑलवेज बी सिंपल, रिमेंबर दैट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट 67, बहुत सिंपल सा रूल है। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, ओके, द इम्प्रिजनमेंट व्हिच द कोर्ट इंपोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल बी सिंपल, and the term for which the court directs the offender to be imprisonment in default of fine shall not exceed the following scale। फालतू का ज्ञान है, 0 से लेकर 50 रुपए तक का, ठीक है, 0 से लेकर 50 रुपए तक का अगर फाइन था, कितने महीने की सजा? डिफॉल्ट सेंटेंस मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2 महीना, बस। 51 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक का फाइन है तो कितना? 4 महीना, ठीक। 101 रुपए है या 100 रुपए के बाद कुछ भी है, 100 रुपए 50 पैसे भी है, ठीक, तो कितना? 6 महीने, बस, ठीक, खेल खत्म, पैसा आ जाए, दैट्स इट। यही 67 है, फालतू की पंचायत। आगे चलिए 68 पे चलिए। द इम्प्रिजनमेंट व्हिच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर, 68 पे चलिए। द इम्प्रिजनमेंट व्हिच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर द फाइन इज आइदर पेड और लेवाइड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। अब पहली बार समझना, ये जो लेवाइड वर्ड यूज होता है ना, लेवाइड का मतलब है कि कोर्ट ने कुर्की करके वसूल कर दिया, प्रॉपर्टी अटैच करी, बेच करके फाइन वसूल कर लिया। कब छोड़ो, जब ये खुद नहीं ले रहा है, इसकी प्रॉपर्टी छीनो, सीज करो, बेचो, ले लो, हो गया, खेल खत्म। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 68 का रूल क्या है? सेक्शन नंबर 68 आपको ये रूल बताता है कि मान लो कि किसी व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट हुई, सब्सटैंटिव सेंटेंस, और फिर बाद में डिफॉल्ट सेंटेंस हो गया, या फिर इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई और डायरेक्ट डिफॉल्ट सेंटेंस हो गया, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, डिफॉल्ट सेंटेंस क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसने फाइन नहीं पे किया। मान लो 2 दिन वो बंदा जेल में भी रहा, 2 दिन के बाद उसके ज्ञान चक्षु खुले कि मेरा तो एक बहुत अमीर दोस्त है जो मुझे 500 रुपए दे सकता है जिससे मैं ये फाइन पे कर सकता हूँ, ठीक है, उसका दिमाग चला। तो क्या वो 2 दिन बाद अगर कोर्ट को 500 रुपए जितना भी जुर्माना था, वो जुर्माने का अमाउंट कोर्ट को ऑफर करता है तो कोर्ट मना कर सकती है? कोर्ट बोल सकती है कि नहीं, मजा नहीं, ठीक। उल्टा कोर्ट बोलेगी, जब वो बंदा ऑफर करेगा कि भैया मैं पे करने को तैयार हूं, मैं पेमेंट कर रहा हूं, ज्यादा नाटक नाटक की मत करो, ये 2 दिन मेरे से छिले नहीं, तो कोर्ट भी बोलेगा ऐसे, क्यों भाई, आ गया स्वाद, ला पैसा लेके, ये होगा। दिस इज द, ठीक, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट कि भैया अगर कोर्ट आगे चल के कोर्ट को हमारा जो डिफॉल्ट सेंटेंस काट रहा जंतु है वो बाद में भी फाइन पे करना चाहता है, तो कोर्ट बोलेगी कि चलो लौट के बुद्धू कोर्ट को आए, आप दे दो, करवा ली बेइज्जती, आजा मेरे पीछे छूट जा, आजा, ठीक, कोर्ट बुला लेगी, कोर्ट ऐसे मना नहीं कर, ठीक, यही पॉइंट है। दैट इज योर रूल नंबर 68, ठीक। सो द इम्प्रिजनमेंट व्हिच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर द फाइन इज आइदर पेड, व्हेनेवर, कभी भी आप सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट से पहले दे दो फाइन तो भी खत्म, डिफॉल्ट सेंटेंस का डर। सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट के दौरान कोर्ट को पे कर दो तो भी डर खत्म। सब्सटैंटिव इम्प्रिजनमेंट खत्म हुई, डिफॉल्ट सेंटेंस शुरू होने वाला था, तब पे कर दिया तो भी डिफॉल्ट सेंटेंस नहीं होगा। डिफॉल्ट सेंटेंस चल रहा है, तब तुमने पेमेंट कर दिया तो भी डिफॉल्ट सेंटेंस नहीं लगेगा, बस खत्म, यही रूल, ठीक। चलो इसके बाद आ जाते हैं 69 पे। अब लोगों को बहुत डर लगता है सेक्शन नंबर 69 से, कतई घटिया सेक्शन है, रद्दकर सेक्शन है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है। सिंपल सी चीज समझो, किसी व्यक्ति को, हाँ फुद्दू गया तो चलो ठीक है, थैंक यू रितिका, थैंक यू सो वेरी मच, आई वाज लैकिंग वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी, आपने जो मदद की है रितिका, मजा आ गया बेटा, ठीक है। सो ध्यान से समझना, 0 से लेकर 4 महीने का किसी व्यक्ति को डिफॉल्ट सेंटेंस हुआ है, 4 महीने का किसी को डिफॉल्ट सेंटेंस हुआ है। अब डिफॉल्ट सेंटेंस हुआ है, 4 महीने का हुआ है, और फाइन ओनली का मामला देखते हैं क्योंकि बाकी मामलों में फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं, जिस दिन पे किया तभी रिलीज हो जाएगा, इवन इन बिटवीन, तुरंत। अच्छा, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी बंदे ने 100 रुपए पे नहीं की, उसको डिफॉल्ट सेंटेंस हुआ, डिफॉल्ट सेंटेंस में उसको 4 महीने काट। अब मान लो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक। तो ये पहला महीना फर्स्ट मंथ, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, ठीक। मान लो वो व्यक्ति इतना समय काट चुका है, 1 महीना काट चुका है, कितना पेमेंट दे दे कि छूट जाएगा? 75 रुपए। मान लो कि वो व्यक्ति इतना समय काट चुका है, कितना पेमेंट दे दे कि छूट जाएगा? 50। मान लो कि वो व्यक्ति इतना समय काट चुका है, 1 ही महीना बचा है, कितना पेमेंट कर दे कि छूट जाएगा? 25 रुपए। मान लो कि वो व्यक्ति 4 महीने काट चुका है, तो कितना पेमेंट दे दे कि छूट जाएगा? अच्छा, 0 लिख रहा है वो, वाह बेटा वाह, है, शाबाश, यही है कॉन्सेप्ट, दैट्स द कंप्लीट गेम, दैट्स ऑल, हो गया, ठीक। लड्डू, ये आपका सेक्शन नंबर 69 खेला हो गए, खत्म, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद आता है आप लोग का सेक्शन नंबर 70। इसको अलग से आपको बहुत ऐसे रच के मर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 60 में जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, 70 में कंफ्यूज होते हैं 6 इयर्स क्लॉज को लेके। ये 6 साल का सर क्लॉज है, वो सर समझ नहीं आ रहा सर, ये मैच नहीं समझ आया थोड़ा,
मान ले बेटा कि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए देने थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान ले रिया कि 10,000 ना देने पे उस बंदे को 6 महीने की सजा हुई, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट एंड या और वाला फाइन वाला मामला, 6 महीने की सजा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बंदे ने ऑलरेडी 3 महीने काट लिए। रिया तू बता कितना पेमेंट दे दे तो वो छूट जाएगा? 3 महीने ऑलरेडी जेल में काट चुका है, 10,000 के डिफॉल्ट पे आपने उसको जेल भेजा था, ठीक, रुक, 10,000 के डिफॉल्ट पे आपने उसको जेल भेजा 6 महीने में से, ठीक है, वो 3 महीने काट चुका है। रिया तुझे फिर से मौका देना पाप से हाथ धोने का। अभी अभी तूने 3K लिखा है, ठीक है, 3K, समझ रही है? 3K मेरे पिताजी का योगदान है कि वो मेरी शादी में 3,000 रुपए मुझे दे रहे हैं खर्च करने के पॉकेट में, ठीक है। रिया का आंसर आया क्या? सही आंसर दिए थे? बहुत सारे मैसेजेस आए कहा लिखा हाँ रिया फाल तो मैं बेइज्जती कर बेचारी की, 5K लिख तो दिया उसने, ठीक, आधा टाइम वो काट चुकी है प्रोपोर्शनेटली, बाकी जो आधा टाइम है वो 5,000 का लगभग मोटा मोटा बचता है, ठीक, दैट्स इट, खत्म किया, यही पॉइंट है। प्रोपोर्शनेट अमाउंट दो, छूट जाओ, दैट इज इट। अब बात करते हैं ये सेक्शन नंबर 70 की। सेक्शन 70 जो है, ठीक है, 3001 बोलो सर, ठीक है, बस 3K, बस काजल, बस एक लास्ट पॉइंट है सेक्शन 70। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूजन दूर करते हुए हम बस आपको कॉन्टेक्स्ट समझा दें। कोर्ट जो है, ठीक है, वो 6 साल तक वेट करेगा। अगर मान लो इससे कम पनिशेबल मामला है तो कोर्ट 6 साल तक वेट करेगा आपकी प्रॉपर्टी से कुर्की करवाने से पहले। लेवाइड जो वर्ड है ना, लेवाइड, कोर्ट लेवाई करने से पहले, कुर्की करने से पहले 6 साल रुके। देख लेते हैं, आ जाएगा। अगर मान लो कोई भी ऑर्डिनरी मामला है तो ठीक, 6 साल के बाद कोर्ट प्रोसेस शुरू करके क्या कर सकता है? कुर्की करवाएगा और आपकी प्रॉपर्टी को बिकवा करके उससे क्या निकलवा लेगा? फाइन निकलवा लेगा, खत्म, ठीक। मान लो कि ऐसा मामला है जिसकी पनिशमेंट 6 साल से ज्यादा है, ठीक है, 10 साल है, 12 साल दे दी भैया पनिशमेंट, 14 साल की पनिशमेंट है, 20 साल की पनिशमेंट है, तो जितना ड्यूरेशन है 6 साल से ज्यादा, तो जितना ड्यूरेशन है कोर्ट उतना टाइम दे देगा। क्लियर ऑन दिस पॉइंट? हाँ, 100 रुपए की फाइन क्लियर हो सकता है, कितने की भी फाइन क्लियर हो सकता है, अमाउंट डजंट मैटर। ये समझ में आया भाई? किसी को 6 साल से ज्यादा का कोई भी पनिशमेंट दिया गया, मान लो अगर किसी को 3 साल की सजा दी गई होती तो कुर्की करवाने से पहले कोर्ट कब तक रुकता? 6 साल टोटल रुकता। 4 साल की सजा दी होती तो भी कोर्ट 6 साल रुकता, 5 साल की सजा दी होती तो भी कोर्ट 6 साल रुकता, मतलब 1 साल और रुक जाता, ठीक, यस। अच्छा, डीएस होता है उसमें डीएस होता है, डिफॉल्ट सेंटेंस होता है। इसका फंडा ये है कि कोर्ट अटैचमेंट कब करवाएगा। सेक्शन 70 इज ऑल अबाउट लेवाइंग द फाइन, मतलब अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ फंड, ठीक। तो जब 7 साल की सजा हुई तो जितना सेंटेंस है 0 से 1 दिन से लेकर 7 साल तक, तब तक कोर्ट मौका देगा। 10 साल की सजा हुई तब तक कोर्ट मौका देगा, 9 साल की सजा हुई तब तक कोर्ट मौका देगा, 12 साल की सजा हुई तब तक कोर्ट मौका देगा, दैट इज इट, बस यही रूल है, ठीक। हाँ, दैट मींस द कोर्ट कैन नॉट लिवाई इट बिफोर 6 इयर्स, ठीक, ये रूल है, ओके। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मसूद, बताओ सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जुर्माना लगा दिया गया, सपोज 1 लाख जुर्माना लगा दिया गया, तो सर उस केस में उसकी प्रॉपर्टी क्यों बिकवाई जाए, कुर्की कराई जाए, उसमें डीएस भी करा सकते हैं सर? बिल्कुल डीएस करा सकते हैं, होता है। मान लो कि एक शब्द होता है लतखोर, लतखोर का मतलब होता है कि उस बंदे को लत लगी हुई है, उसको फाइन नहीं पे करना है, लेकिन फाइन मान लो जरूरी है किसी भी विक्टिम को कॉम्पनसेट करने के लिए, समझ में आया? किसी और विक्टिम को देने के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए जरूरी, लेकिन बंदा लतखोर है। लतखोर होने का मतलब वो लात खा लेगा, वो जेल चला जाएगा फाइन ना पे करने पे, लेकिन पैसा होता है ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए सर। लेकिन ये उन्हीं केस में तो होगा, सपोज जैसे मुझसे कोई एक्ट हुआ है जिसकी वजह से किसी को हमें देना है फाइन, मतलब किसी को कॉम्पेंसेशन देनी है, तो उसी के केस में तो होगा। या ऐसा होगा कि मान लीजिए सर मेरे ऊपर 10,000 का जुर्माना लगा हुआ है और मुझे किसी को देना भी नहीं है, तो डीएस लगाए बगैर मेरे यहाँ कुर्की करा दी जाए, ऐसा तो लिखते हैं? आप पे जुर्माना लगाया जाएगा जो आपको किसी को देना भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? यही तो, तो यही तो मतलब, ये डाउट है कि क्लैरिटी है? सर डाउट था सर, थोड़ा समझ में आ गया सर। अरे चच्चा, फाइन और कॉम्पनसेशन अभी तो लिखवाया भाई, मसरूफ क्या कर रहा है? जो उसी से तो कॉम्पनसेशन जाएगा। हाँ, वो मैं ये बोल रहा था सर, फाइन ना भी कॉम्पनसेशन ना देना हो और फाइन के लिए कुर्की कराई जाए, ये जरूरी थोड़ी ना होगा, तो नहीं देना होगा तो बड़ी अमाउंट नहीं होगा। समझ गया, यू गॉट द पॉइंट ना, तुझे समझ में आया? हाँ सर। जब फाइन किसी व्यक्ति से वसूला जाता है तो उस फाइन का पर्पस यही होता है कि जो भी विक्टिम रहा है उसको रिस्टोर किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए, उसको जो नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन कई बार जो ऑफेंडर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि भैया हमें फाइन नहीं देना, कुछ भी कर लो हमें फाइन नहीं देना, हम डिफॉल्ट सेंटेंस काटने को तैयार है, समझ रहा हूँ? ठीक सर। डिफॉल्ट यार, एक हमारे गांव साइड एक कहावत है कि जो पागल होता है ना वो खुदा से बड़ा होता है, पागल जो होता है वो खुदा से बड़ा होता है। क्यों भैया? वो पागल है, उसको डिफॉल्ट सेंटेंस से कोई समस्या नहीं है, वो डर ही नहीं रहा ना, वो और जेल काट लेगा 6 महीने, आपका कहना ये है? ना बाहर रहूं, बाहर या जेल में रहूंगा, सिंपल है। 4 लोगों से लड़ाई करूं, 4 लोगों की गालियां खाऊं, इससे बढ़िया 1 BHK में रहूं ना, ठीक, फुटबॉल खेलूं बाकी लोगों के साथ। तो उसको अगर डिफॉल्ट सेंटेंस का कोई भय नहीं है तो कोर्ट फिर भी समय लेता है,
जब तक उसकी सजा पूरी ना हो तब तक। जब तक उसकी पूरी सजा ना हो, जब वो 6 साल से ज्यादा की सजा, अगर 6 साल से कम की भी सजा है तो भी कोर्ट 6 साल तक रुकता है, उसकी प्रॉपर्टी को लेता है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को सेल करता है। चाहे सजा 3 साल की हो तब भी वेट कोर्ट 6 साल तक ही करेगा। पूरे 6 साल तो मिनिमम टाइम पीरियड। अच्छा, चाहे सजा 3 मंथ की हो, 6 मंथ की हो, 1 साल की हो, 4 साल की हो। यही पॉइंट है। 6 को आप 70 को रीड करोगे ना, मैं पढ़ के बताता हूँ। द फाइन और एनी पार्ट देयरऑफ व्हिच रिमेन्स अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विदिन 6 इयर्स आफ्टर द पासिंग ऑफ द सेंटेंस। मतलब विदिन 6 इयर्स। अब विदिन 6 इयर्स वाला जो रूल है वो मान लो कि 3 साल की भी पनिशमेंट हुई तो भी कोर्ट रुकता है, ठीक है? 6 ईयर तक, 6 इयर्स तक रुकता है, मतलब पहले भी कर सकता है। होता क्या है, जो कंफ्यूजन है वो ये है कि 3 साल के बाद कभी भी क्या उस पर लिवाई किया जा सकता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करवाया जा सकता है? यस, दैट इज द पॉइंट। बेसिकली सेक्शन 70 का ले दे करके एक लौता पर्पस ये है कि कोर्ट को जब भी लगेगा, ठीक है, जब भी लगेगा वो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज करवा के, उसको सेल करवा के, उसमें से फाइन अमाउंट निकाल के कॉम्पनसेशन दे दे। तो 6 साल तक नहीं रुकेगा, पार्डन माय वर्ड। जितना भी ड्यूरेशन है, आपकी सजा मान लो 3 साल की है, उसके बाद अगर 6 साल का टाइम पीरियड बचता है तब तक रुक जाएंगे। मान लो कि सजा ही 6 साल से ज्यादा की है, 10 साल की है, 15 साल की होती है सजा, 14 साल की सजा हुई है तो 6 साल कम पड़ गए। यस, और बंदा कितने साल जेल में? 14 साल जेल में, तो 14 साल तक वेट कर लेंगे। बस यही पॉइंट, मतलब इट्स वेरी सिंपल स्टैंडर्ड रूल, नॉट वेरी डिफिकल्ट वन। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। ओके, हाँ, अब मैं समझ रहा हूँ इसमें तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज माय मिस्टेक, सॉरी, माय बैड, मैं समझा दे रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक? माय बैड, माय मिस्टेक। ये 6 साल वाला जो रूल है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको समझो, ठीक है? 6 साल में कभी भी, मैंने 6 साल के बाद बोला, माय मिस्टेक, 6 साल के अंदर कभी भी हो सकता है, बोलने में हो जाता है, इतना बड़ा कोई त्रुटि नहीं हो गई है। और अपन ने सेक्शन रीड भी नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति को मान लो 1 साल की सजा हुई, 1 ईयर की उसे सजा हुई, 1 ईयर के साथ साथ उसको फाइन भी पे करना था, तो टोटल इस दिन सेंटेंस पास हुआ, इस दिन से लेकर के 6 साल तक, 6 इयर्स तक कोर्ट ऑफ लॉ के पास पावर होती है। बाद में भी, मतलब ये सेंटेंस खत्म होने के बाद में भी कोर्ट उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज करके उस प्रॉपर्टी को बिकवा सकता है, सेल करवा सकता है, ठीक? दैट इज द पॉइंट। अब मान लो कि यही सजा 1 साल की जगह 2 साल की होती, 2 साल की जगह 4 साल की होती, 5 साल की होती, तो भी कोर्ट कितना, 5 साल प्लस 1 साल, 4 साल प्लस 2 साल, 2 साल प्लस 4 साल, 3 साल प्लस 3 साल, इतना रुकता कोर्ट, इतना रुकता प्रॉपर्टी को सीज करवाने से और बाद में उसको बिकवा करके फाइन निकलवाने से, ठीक? यस, अरे माय बैड भाई, मैं बोलता रहा हूँ, मेरी गलती है, मैंने ही बाद में बोला कि 6 साल के बाद, 6 साल के अंदर, एंड दैट्स नो बिग डील, ठीक? हाँ, अगर इतने ड्यूरेशन में टीएस जो है डिफॉल्ट सेंटेंस, रूल वही है जो अपन ने मसरूफ को समझाया है, रूल इज द सेम कि डिफॉल्ट सेंटेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर फाइन को लिवाई करने की जरूरत पड़ रही है, फाइन को, प्रॉपर्टी को सीज करके, ठीक? हाँ समीक्षा, विदिन 6 इयर्स, तो फाइन को अगर लिवाई करके, यानी प्रॉपर्टी को सीज करके अगर फाइन को इकट्ठा करने की जरूरत पड़ रही है, तो तुम्हें क्या लगता है वो बंदा फाइन देने को तैयार है क्या? Is the person ready to give fine? Is he giving, मतलब is he happily giving fine? No, but he is ready to take the risk of default sentence. वो default sentence वजह से तैयार है कि हाँ, मेरे को default sentence में भेज दो, मैं फाइन नहीं पे करेगा, सिंपल सी। तो ऐसा अगर स्थिति बनती है तो व्यक्ति के डिफॉल्ट सेंटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट फिर भी उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को सीज करवाएगा और उस प्रॉपर्टी की सेल करवाएगा, ठीक? अच्छा, मान लो 6 इयर्स इज काइंड ऑफ बफर, अब तो क्लियर हो गया होगा, अब क्या प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मान लो किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई, 10 साल की सजा हुई, तो कोर्ट कब तक करवा सकता है कुर्की? तब कोर्ट कब तक कुर्की करवा सकता है, कब तक सीजर करवा सकता है, सेल करवा सकता है? डिफॉल्ट सेंटेंस जनरली फाइन से फ्री कर देता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ को अगर लगता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस बंदे को फाइन देना चाहिए, देखो अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि डिफॉल्ट सेंटेंस जो है वो एक तरह की पेनाल्टी की तरह वर्क करता है, ठीक है? इट इज अ पेनाल्टी, ताकि आप उससे डरो। अगर आप उससे डरोगे ही नहीं तो फिर डिफॉल्ट सेंटेंस का फायदा ये रूल। तो अगर 10 साल का है तो फिर 10 साल कोर्ट के पास टाइम होगा, 7 साल है 7 साल टाइम होगा, 6.5 साल है, 6 साल से कितना भी ज्यादा उतना टाइम होगा, ठीक? 14 साल है कोर्ट के पास इतना टाइम है, 12 साल है कोर्ट के पास इतना टाइम है, 20 साल है कोर्ट के पास इतना टाइम, ठीक? 10 प्लस जितना भी, मिनिमम 6 इयर्स होता है, दैट इज इट। एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट। फेयर इनफ? यस दिव्या, अब आई बिलीव क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अच्छा, एक काम कर लेते हैं गाइस, बहुत लेंथी हो जाएगी क्लास, ऑलरेडी अपन 15 मिनट एक्सटेंड कर चुके हैं, जस्ट लेट मी नो, इसको नेक्स्ट क्लास में भी डील कर रहे हैं, विल इट बी ओके विद यू गाइस? हाँ, उसके बाद आएगा। अर्चिता ने पूछा है कोई डाउट? सर, कमिटल करने वाला जज नहीं होगा, सेक्शन 19 कोई बोला कि होगा नहीं होगा, सर किसी का कमिटल वाले को जज नहीं बोलते, लिखा हुआ है सेक्शन में, इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। अर्चिता, सेक्शन में इलस्ट्रेशन है कि कमिटल वाले पर्सन को, जो मजिस्ट्रेट मामले को कमिट कर रहा है, ऊपर बढ़ा रहा है, वो जज नहीं है। जज वो है जिसके पास एडजुडिकेशन का अधिकार है, दैट्स ऑल, ठीक? चलो, आई बिलीव आज की क्लास में आप लोगों ने जो भी पढ़ा, पता नहीं सर, पता नहीं चला सर, टाइम निकल गया, ठीक? चलो, लेट्स हैव अ टुडेस लेक्चर, आज की क्लास समाप्त करते हैं, काफी अच्छा खासा एक्सप्लेन किया। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ एंड व्हाट। मेरी मैम इंटेलिजेंट है, वो मुझे डांटती नहीं है और वो मुझे कभी नाराज नहीं होती, कभी मुझे बिल्कुल भी नहीं कर